स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है औलाद ने जब धोखा दिया तो पिता ने भी उन्हें चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या किया उस पिता ने कि अपनी औलाद को सबक सिखा दिया बिना कुछ किए ही। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो औलाद की अकल ठिकाने पर आ गई। शशिकांत जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 15 साल पहले अपना गांव छोड़कर शहर में आ बसे थे। अपने कुछ पारिवारिक कारणों के चलते हुए गांव छोड़कर यहाँ शहर में आ बसे थे और उस समय उनके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े थे और न ही रहने को कोई घर था। यहाँ तक कि सर छिपाने को एक छत भी नहीं थी। जब बच्चों को लेकर वे घर से निकल आए तब शहर आकर इस बात का एहसास हुआ कि अब वे जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। अपने बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। जब वे शहर आए तो शहर आकर उन्होंने पूरे एक दिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को इस स्टेशन पर ही बैठने के लिए कहा और वे वहां से बाहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढने लगे। उस वक्त उनके पास पैसे भी नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे जिनसे उनका एक दिन का खाना पीना भी नहीं चल पाया और वे दोनों पति पत्नी लाचार होकर अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ देख रहे थे। उन्हें उस दिन अपने बच्चों को कुछ खिलाकर उन्होंने सुला दिया था, लेकिन अगली सुबह उठते ही उन्हें ऐसी बात का ख्याल आया कि जब उनके बच्चे उठ जाएंगे तो फिर से कुछ खाने को मांगेंगे और उनके पास तो कुछ भी नहीं था। भला वह क्या करते। तभी उन्हें याद आया कि पास ही में एक बहुत बड़ा मंदिर था। शशिकांत जी के मन में अचानक एक विचार आया और वह उठकर उस मंदिर की ओर चल दिए। उनकी पत्नी विमला जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, तुम तब तक यहीं रहना। अगर कोई उठने के लिए कहे तो कह देना कि अभी हम नहीं जाएंगे, जब तक मैं ना आऊं तब तक कहीं मत जाना। अब शशिकांत जी मंदिर के बाहर जाकर बैठे और वहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मैं बच्चों को लेकर चला तो आया, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ कैसे करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मदद करो भगवान, कोई काम दिला दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए कि तभी एक बहुत अमीर औरत अपने साथ, जो कि एक नौकर को लिए चल रही थी, उस नौकर से उसने अपने साथ साथ चलने को कहा और उस नौकर ने आगे बढ़कर थाल दे दी। दरअसल उस स्थान पर गरीब लोगों के लिए वह कुछ लेकर आई थी। जब वे सब लोगों को वह चीजें बांटने लगी तो पता चला कि वह हल्के हल्के से कंबल बांट रही थी। फिर जब वे मेरे पास आई तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मैम साहब, मुझे यह कंबल नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ रुपए दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तब वह नौकर जो उस औरत के साथ था वह बोला, नहीं मैडम, यह तो इन लोगों का ड्रामा है। अब आप ही बताइए कि यह इन पैसों का क्या करेगा जो आपसे मांग रहा है। तब शशिकांत जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, मुझे उन्हें खाना खिलाना है और इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ मैडम कि मैं ऐसे पैसे मांग कर उन्हें अपने पास रखूं या कहीं मेरा रोज का काम हो। मैं तो परिस्थितियों से मजबूर होकर यहाँ आया हूँ और अपने बच्चों के प्यार में उन्हें तड़पता हुआ देखकर आपके आगे हाथ फैलाकर उनके खाने के लिए यह पैसे मांग रहा हूँ। मैं पेशे से भिखारी नहीं हूँ मैडम। इतना कहते कहते शशिकांत जी की आंखें नम होने लगी तो वह मैडम बोली, अरे अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ। आपने कहा ना कि आपके बच्चे भूखे हैं, तो इसीलिए मैं आपको कुछ खाने के लिए दिलवा देती हूँ। लेकिन माफ कीजिएगा अंकल जी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपको खाने के लिए जो लेना है वह ले लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी। शशिकांत जी पास ही की एक दुकान की ओर बढ़ गए और वह मैडम भी उनके पीछे पीछे चल दी।
आगे बढ़कर शशिकांत जी ने अपने बच्चों के लिए और पत्नी के लिए 5 बिस्कुट के पैकेट उठा लिए और बोले, मैम साहब बस आप इनके पैसे दे दीजिए। तब वह लड़की हंसती हुई बोली, क्या बस इतना सा ही? बस बिस्कुट के पैकेट से आपके बच्चों का पेट भर जाएगा? तो वे बोले, बेटा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन उनका पेट भरने की जिम्मेदारी तो मेरी है। अब तुमने मेरी मदद करने के लिए कहा तो मैं सारा बोझा तुम पर तो नहीं लाद सकता ना। मेरी जिम्मेदारियां मुझे ही पूरी करनी होंगी। तुमने मेरी इतनी मदद कर दी, बस वही बहुत है। तब वह लड़की थोड़ी मुस्कुराती हुई शशिकांत जी के हाथ नीचे करती हुई बोली, अरे अंकल जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं भी आपकी बहन या बेटी जैसी ही हूँ, जो आप समझें। इसीलिए आप परेशान मत होइए और आराम से जाइए। जाकर आप अपने बच्चों को कुछ खिलाएं पिलाएं। जब हाथ जोड़ते हुए शशिकांत जी वहां से चले गए, तब वह लड़की अपने उसी नौकर से बोली, यह अंकल पेशे से भिखारी तो नहीं लगते, बातों में सच्चाई तो झलक रही थी। खैर, अगर फिर कभी मिले तो देखते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। उस लड़की ने शशिकांत जी को आवाज देकर कहा कि अंकल आप मेरा यह कार्ड रख लीजिए, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। फिर वह लड़की अपने रास्ते चली गई और शशिकांत जी अपने बच्चों के लिए बिस्कुट लेकर स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी पत्नी अपने बच्चों को लिए बैठी थी। उन्हें स्टेशन के कुछ कर्मचारियों ने स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा था, लेकिन वे अपने पति का हवाला देकर रुक गईं कि अभी मेरा पति नहीं है, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन अब तो शशिकांत जी अपने बच्चों को बिस्किट खिला रहे थे। तब फिर से वे कर्मचारी वहां आ गए और वहां आकर बोले, देखिए भाई साहब, यह स्टेशन कोई धर्मशाला नहीं है कि आप यहीं पर रहने लग जाएं। स्टेशन के परिसर से बाहर चले जाइए, फिर जहां आपको ठीक लगे आप वहां रहिए। शशिकांत जी ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, लेकिन वे लोग नहीं माने। आखिरकार शशिकांत जी अपने बच्चों को लेकर स्टेशन से बाहर आ गए। अब सुबह का नाश्ता या खाना ही कह लो, वह बिस्किट खाने के बाद बच्चों को वह शाम तक क्या खिलाएंगी, फिर से इसी चिंता में डूब गए। अब वे सोचने लगे कि इस तरह तो कोई काम नहीं चलेगा, कहीं न कहीं उन्हें कोई काम तो ढूंढना ही होगा। अब उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लिया और वहां से चल दिए। कुछ दूर पैदल चलते चलते फ्लाईओवर के नीचे आकर रुके और वहीं एक चादर बिछाकर बैठ गए। साथ में पत्नी और बच्चे भी थे। अब वे सोचने लगे कि वह क्या करें। आज भी वे पूरे दिन काम ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला और उस लड़की ने जो कार्ड दिया था, उसी कार्ड की बात उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गई और वह बस काम ढूंढने में लगे हुए थे। फिर जब उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, अगर मुझे कहीं काम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यह तो मैडम की अच्छाई थी कि मेरे बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दिला दिया और फिर कार्ड वे देकर गई हैं। रोज रोज किसी से यूं खाने पीने के लिए मदद मांगना तो अच्छी बात नहीं है ना। यही सोचकर बस काम ढूंढ रहे थे। अपने बच्चों को इस फ्लाईओवर के नीचे छाया में बिठाकर अपनी पत्नी को शाम में वापस आने का कहकर शशिकांत जी निकल गए। पूरे दिन वह इधर उधर काम ढूंढते रहे कि तभी उन्हें सड़कों पर रेड लाइट सिग्नल के पास पानी बेचते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी यही काम शुरू कर दें, लेकिन उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, तो वह भला काम कैसे स्टार्ट कर सकते थे। अब उन्होंने एक तरकीब लगाई और दुकानदार से कुछ कचरी के पैकेट देने को कहा। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वे उस दुकानदार को अपने हाथ की चांदी की अंगूठी उतारकर देने लगे और बोले, भाई साहब, मैं बहुत मजबूरी में हूँ, यकीन मानिए जैसे ही सामान बिक जाएगा मैं आपको पैसे दे जाऊंगा। यकीन नहीं है तो आप यह मेरी चांदी की अंगूठी रख लीजिए। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब वे बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगे तो उसने उन्हें सामान दे दिया।
उन्होंने थोड़ी सी कचरी, चिप्स आदि ले लिए और उन्हें बेचने के लिए सड़क पर घूमने लगे। जैसे तैसे शाम तक उन्होंने अपनी सारी चिप्स और कचरी बेच दी। अब उसी दुकानदार के पास आए और आकर उसे पैसे दे दिए और उससे अपनी अंगूठी वापस ले ली। अब उन्होंने दिन में जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, उससे वह अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने को लेकर पहुंची। और आज तो वह पास में एक चक्की से 1 किलो आटा लेकर भी गए। अब कुछ दिन उन्होंने ऐसे ही काटे। उनकी पत्नी ने वही ईंटों का चूल्हा बनाया और इस पर खाना पकाने लगी। जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना, तो इंसान को कुछ भी करा देता है। एक दिन अचानक वह सिग्नल पर कचरियां बेच रहे थे, तो फिर से वही लड़की उन्हें दिखाई दी जिसने मंदिर के बाहर उन्हें कंबल दिया था। वह लड़की शशिकांत जी को देखकर पहचान गई। शशिकांत जी उस लड़की का दरवाजा खटखटाकर उसे चिप्स लेने को कह रहे थे। उस लड़की ने दरवाजा खोला और चिप्स की पूरी लड़ी ले ली। फिर बोली, अंकल आप यहाँ काम कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आपने कोई काम ढूंढ ही लिया। पहचाना आपने मुझे? तब वह बोले, हाँ मैडम, मैंने आपको पहचान लिया। आप यहाँ ही? तभी वह लड़की बोली, हाँ दरअसल मैं यहाँ से रोज अपने ऑफिस के लिए जाती हूँ। पास ही में मेरा ऑफिस है और आप यहाँ पर यह काम कर रहे हैं। अब तो आपका परिवार ठीक है ना अंकल? शशिकांत जी ने धीमी सी आवाज में कहा, हाँ मैडम, कम से कम अब भूखे नहीं सोते। मतलब? उस लड़की ने चौंकते हुए पूछा। तब शशिकांत जी बोले, मतलब यह है मैडम कि आप समझ सकती हैं मैं कितना ही कमा सकता हूँ ऐसे। तो आप कहीं और काम क्यों नहीं करते? उस लड़की ने शशिकांत जी से कहा। तो वह बोले, हाँ मैडम, ढूंढ तो रहा हूँ, बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ, कहीं कोई अच्छा सा काम मिल जाए। तब तो मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ और अचानक से कोई इंसान मुझे भला काम कैसे देगा? तब वह लड़की बोली, अरे अंकल, मैंने उस दिन आपको कार्ड दिया तो था और यह भी कहा था कि जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप इतनी सी बात के लिए इतने परेशान हैं? तब शशिकांत जी बोले, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन कोई इंसान यदि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो जरूरी नहीं कि हम उस इंसान के गले तक पहुंच जाएं। आपने मेरी इतनी मदद की वही बहुत था। अब रोज रोज तो आप खाने के लिए नहीं दे सकती थी ना? तब वह लड़की बोली, अरे नहीं अंकल, मैं तो आपको नौकरी देने की बात कर रही हूँ, खाना तो आप ही अपने बच्चों के लिए खुद ही ले आएंगे। तब शशिकांत जी थोड़ा खुश होते हुए उस लड़की की ओर देखने लगी और बोली, क्या सच में मैडम आप सच कह रही हैं? आप मुझे काम दिलवाएंगी? तो वह लड़की मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ अंकल, आप कल सुबह 10 बजे तक नहा धोकर इस पते पर पहुंच जाएंगी, तो मैं आपको वहीं मिलूंगी। शशिकांत जी शाम को जब अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचे तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बच्चों को अब वे अच्छा जीवन दे सकते थे, उन्हें समय से 2 वक्त का खाना खिला सकते थे। उन्होंने जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सुबह सुबह उठकर सरकारी टंकी पर नहा धोकर वे तैयार हो गए और 10 बजे तक उन्हें ऑफिस पहुंचना था, इसलिए 9 बजे ही बेचारे निकल गए और पैदल पैदल ऑफिस तक जा पहुंचे। शशिकांत जी को वहां पर पहुंचने पर वही लड़की दिखाई दी और उसने उनसे कहा कि अंकल, दरअसल मेरे ऑफिस में काफी समय से एक चपरासी की जरूरत है। अगर आप बुरा न माने और चाहें तो आप वह नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 8,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल जाया करेगी। बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी और मदद कर सकूं। अब उस लड़की ने शशिकांत जी को चपरासी की नौकरी दिला दी और ऑफिस के सभी लोगों को भी उनकी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि जिससे भी संभव हो सके वह उनकी मदद करें। कभी कभी लोग उनकी मदद कर दिया करते थे, कभी कोई अपने पुराने कपड़े ले आता तो कभी कोई उनके बच्चों के लिए कपड़े ले आता, कभी कोई कुछ खाने पीने की चीज दे दिया करता तो कभी कोई अपनी खुशी में थोड़े बहुत पैसे अपनी खुशी से शशिकांत जी को दे दिया करते।
अब इस नौकरी से शशिकांत जी के बच्चों को तो अच्छा खाना मिल रहा था और साथ ही अब वह पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। सड़क किनारे बनी बहुत छोटी छोटी सी झोपड़ियों में ही कुछ दिनों तक उन्होंने अपना गुजारा किया और फिर थोड़े समय बाद सड़क किनारे ऐसे ही ईंटों की छोटी सी कोठी बना ली। वक्त के साथ साथ अब उनके हालात थोड़े सुधर चुके थे, लेकिन शशिकांत जी पैसे नहीं जोड़ पा रहे थे और भला जोड़ते भी कैसे। उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी। उस कमाई में या तो वे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते थे या फिर उससे अपने बच्चों को भी मजदूरी में लगाकर पैसे जोड़ सकते थे। लेकिन शशिकांत जी ने अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी समझा और इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कराई। शशिकांत जी के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं, पर चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शशिकांत जी संडे के दिन छुट्टी रहा करती थी उनकी, लेकिन वह बाहर मजदूरी करके उस दिन भी पैसे कमाए करते थे। कभी किसी का भारी भारी सामान दे देते 100-150 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाया करते थे, जिससे कई बार वे बहुत खुश हो जाया करते और अपने बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ न कुछ ले जाया करते। अब उन लोगों की जिंदगी पहले से काफी बेहतर गुजर रही थी और शशिकांत जी ने अपने बेटे को पहले से ही समझा दिया था कि बेटा, मैं चाहूँ तो शहर में अपना घर तो बना ही सकता हूँ और कम से कम तुम लोगों के रहने के लिए छत का इंतजाम भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और मैं तुम लोगों को किसी तरह के काम में नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अब तो तुम्हारी 12वीं की परीक्षाएं भी होने वाली हैं। जब तुम्हारी 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो जाएं, तो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छे से करने लगना और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। साथ ही अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर लेना, जिससे कि तुम्हें थोड़ी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। और फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर का कोर्स तो करवा ही चुका हूँ, अब तुम कल से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करने चले जाना। तब उनके बेटे मनन और नवीन ने कहा हाँ कर दी और कहा कि पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकें। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। शशिकांत जी को भी अच्छा लगा कि कम से कम बच्चों को इस बात का एहसास है और फिर से उनकी जिंदगी अपने रास्ते पर चल पड़ी। वह ऐसे ही अपने ऑफिस जाते और अन्य काम किया करते। संडे वाले दिन जब मेहनत मजदूरी करने जाते, अब धीरे धीरे बच्चों की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी और खाने पीने में कमी और लिमिट से ज्यादा मजदूरी के कारण उनके शरीर ने उनका साथ देना लगभग छोड़ दिया था। अब जब उनके बच्चों की ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उन्होंने बच्चों को नौकरी ढूंढने के लिए कहा और साथ ही यह भी समझाया कि अब हम सबको साथ मिलकर बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हम सब अपना घर बना सकें। तब तक किराए के मकानों में ही रहते रहेंगे, इसीलिए अब हमें अपना मकान खरीदना है और भी जिम्मेदारियां हैं। अब तीनों बाप बेटे तो मिलकर कमा ही रहे थे। उनकी बहन भी अपनी माँ के साथ मिलकर सिलाई का काम करवा दिया करती थी और फिर अब वे लोग ठीक ठाक पैसे कमाने लगे थे और एक ही साल में उन लोगों ने एक घर की बात कर ली और उसे खरीद भी लिया। यह सब कुछ शशिकांत जी ने ही घर खरीदने का पूरा प्रोसेस देखा था। उन्होंने ही वकील से बात की, ब्रोकर से बात की और तब कहीं जाकर उनका अपना घर बना। शुरुआत में जब वे लोग घर पर बैठकर बातें कर रहे थे कि मकान किसके नाम से खरीदना चाहिए, तो शशिकांत जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ के नाम से ही मकान खरीद लेते हैं। लेकिन बेटों ने इस बात का विरोध करते हुए कहा था कि पापा, अभी से सारी प्रॉपर्टी आप माँ के नाम पर क्यों खरीद रहे हैं? मेरे नाम पर या बड़े भैया के नाम पर घर खरीद लीजिए। और आपस में बैठने के बाद जब बेटों ने बार बार इसी चीज पर दबाव दिया तो यही डिसाइड किया गया था कि घर बेटों के नाम से खरीदा जाएगा। अब घर खरीदने के बाद सब लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब शशिकांत जी ने
हर एक साल में अपने बच्चों की शादी करने का सोच लिया था। उन्होंने अब अगले ही साल अपनी दोनों बेटियों का कन्यादान कर दिया और अपनी बेटियों को विदा कर दिया। इधर उनके बेटे भी शादी लायक थे। बेटियों की शादी करते ही उन्होंने बेटों की शादियां भी एक साथ ही कर दी। अब शशिकांत जी और उनकी पत्नी दोनों ही अपने कार्यभार को पूरा कर चुके थे। इधर घर में बहुएं आने से घर में रौनक हो गई थी। अपनी बेटियों को विदा करके वे बहुओं को बहुत प्यार से रखते थे। अपनी बहुओं को उन्होंने कभी भी जबरदस्ती कोई काम करने के लिए नहीं कहा। दोनों ही बहनें जैसी थीं। दोनों में ज्यादा लड़ाई या बहस भी नहीं होती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चों में आपस में झगड़े होने लगे। बहुएं भी एक दूसरे से बहस करने लगी थीं। इधर शशिकांत जी की पत्नी, जो कि सिलाई का काम किया करती थीं, वे बेचारी बहुओं के आने से निश्चिंत होकर घर के कामों से फ्री होकर अपनी सिलाई किया करती थीं। और उधर बहुएं, जो शुरू में तो बड़ी अच्छी थीं, लेकिन अब उस घर के काम के लिए ही एक दूसरे से लड़े मरे जा रही थीं। उन लोगों को लड़ता झगड़ता देख शशिकांत जी ने उनसे बात की कि समस्या क्या है। तो वहीं दोनों बहुएं अपना अपना रोना लेकर बैठ गईं। जब बहुओं के झगड़े घर के काम की वजह से होते देखे तो उन लोगों ने दोनों का काम बांट दिया कि तुम यह काम किया करो और तुम शाम का खाना बनाया करो। एक बहू को शाम का काम सौंप दिया और एक को सुबह का। जब शशिकांत जी की पत्नी ने यह देखा कि सुबह का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, शशिकांत जी अपने ऑफिस जाते हैं, पोते पोती को स्कूल जाना होता है और उनके दोनों बेटे भी काम पर जाया करते थे। ऐसे में नाश्ता बनाना, लंच पैक करना, सुबह का काम बहुत ज्यादा हो जाता था। अपनी बहू को इतना लगा हुआ देखा तो शशिकांत जी की पत्नी विमला जी ने अपनी बहू की मदद करने की सोची और उसकी मदद करने लगी। लेकिन उनकी छोटी बहू से यह बर्दाश्त न हुआ तो वह बोली कि मेरे साथ मेरी सास शाम का काम भी माँ जी ही कर पाएंगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। इसी बहस में उसने एक दिन खाना नहीं बनाया और फिर साथ साथ उन लोगों में झगड़े बढ़ते चले गए। माँ बाप ने बहुत कोशिश की थी कि बात ना बिगड़े, लेकिन जब वे लोग अलग होने का सोच ही चुके थे तो उन्हें कोई कैसे समझा सकता था। इसीलिए अब दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। तो एक दिन शशिकांत जी ने परिवार के सभी सदस्यों को एक पास बैठाकर बात की। बेटों ने अपनी माँ बाप से बंटवारे की मांग की। वह घर जो उन्होंने खरीदा था 2 मंजिला बना हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को एक एक फ्लोर पर रहने की सलाह दी। अब फिर से दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन। इसीलिए शशिकांत जी ने पर्चियों में नाम लिखकर उन्हें अपनी ही बहुओं से उठवाया और जिसे जो पर्ची उठाई उसे उसी फ्लोर पर रहने दिया। अब दोनों फ्लोर तो भर चुके थे और बच्चों को उनका हिस्सा मिल चुका था। लेकिन अब शशिकांत जी और उनकी पत्नी किसके हिस्से में रहने वाले थे। कुछ दिन से अपनी बड़ी बहू के पास ही रहे तो छोटी बहू कहने लगी कि तुम्हारे माँ बाप काम काज करके सब कुछ तुम्हारे बड़े भैया को ही देते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बहू ने बेटे को भड़काया तो छोटा बेटा माँ बाप को लेकर अपने फ्लोर पर जा पहुंचा कि पापा आप तो मेरे ही फ्लोर पर रहोगे। बच्चों की बातें सुनकर शशिकांत जी और उनकी पत्नी को बड़ा सुकून मिला कि बच्चे एक दूसरे से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। शशिकांत जी ने संडे के दिन का एक्स्ट्रा काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि शरीर को बिना एक भी दिन आराम दिए बस काम में लगी रहें। और इधर उनकी पत्नी विमला जी की नजर भी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन शशिकांत जी के ऑफिस में कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे और शशिकांत जी चक्कर खाकर गिर पड़े, जिससे बेशकीमती कांच के गिलासों का सेट टूट गया। अब तक वह मैडम जिसने उन्हें काम पर लगाया था वह भी ऑफिस से निकल चुकी थी। ऑफिस के बॉस ने उन्हें बहुत सुनाया और आखिरकार ऑफिस से शशिकांत जी को निकलवा दिया और उनसे कहा कि शशिकांत जी अब आपकी उम्र काम करने की नहीं रही, अब तो आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। घर आकर जब शशिकांत जी ने यह सब बातें बताई
तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि उन्होंने तो क्या सोचकर अपने माँ बाप को अपने पास रखा था और अब उन्हें अपने सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। पर फिर भी चलो, कम से कम माँ तो कमा ही रही है, उससे तो कई गुना ज्यादा हमें माँ ही कमा कर दे देती हैं। लेकिन अब शशिकांत जी उनके बच्चों के लिए किसी काम के नहीं रहे थे, उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसे के लालची थे। कुछ दिनों बाद शशिकांत जी की पत्नी विमला देवी को कहीं से यह पता चला कि उनके भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वह एक बार अपने भाई को देखने के लिए चली गईं। इतने वर्षों बाद जब वह गई थी तो उन्हें उनके भाई ने कुछ दिनों के लिए अपने पास ही ठहरने को कहा। इधर शशिकांत जी की पत्नी जब से गई तब से उनकी बहू ने उनकी कोई देखभाल नहीं की, ना ही तो समय से खाना बना कर देती और ना ही उनकी कोई बात मानती थी। कभी कोई काम करने के लिए कह दिया करते तो उल्टी जुबान चलाकर खुद ही निकल जाया करती थी। शशिकांत जी को उसका बर्ताव अजीब लग रहा था। अचानक से बहू के बदलते बर्ताव को देखकर वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद बहू की बहन उनके घर पर रहने के लिए आई तो शशिकांत जी की बहू ने उन्हें वह कमरा खाली करने को कहा जिसमें शशिकांत जी और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी बहू बोली, बच्चे तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन मेरी बहन वह तो बड़ी है ना। अब वे बालकनी में ही खाट बिछाकर सोने लगे थे। एक दिन सोकर उठते ही शशिकांत जी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ऐसा लग रहा है जैसे बीपी डाउन हो रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी कॉफी बना दूं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज भी नहीं निकल रही है। शशिकांत जी ने धीमी आवाज में कहा तो बहू बोली, देखिए पापा जी, पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दूं। आपके बेटे ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए पहले इन लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। और आज ही अपने मायके से विमला देवी वापस आ रही थी। सुबह वाली ट्रेन से ही वह शहर पहुंच चुकी थी और अब अपने घर पहुंचने वाली थी। अचानक घर पहुंचकर शशिकांत जी को बालकनी में लेटे देखा। शशिकांत जी के ऊपर धूप आ रही थी और वह उठ नहीं पा रहे थे। अपने पति की ऐसी दशा को देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपने पति को इस हालत में देखकर एकदम से व्याकुल हो गईं और आगे बढ़कर अपने पति को उन्होंने सहारा देकर बैठाया। लेकिन शशिकांत जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी और उनके हाथ पैर उठ ही नहीं रहे थे। उन्होंने विमला देवी जी को कहा कि कॉफी ले आओ, तो विमला देवी फटाफट से किचन में गईं। जाकर देखा तो बहू बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। जैसे ही वह कॉफी चढ़ाने लगी तो बहू बोली, पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना दूं? तब विमला देवी बोली, बेटा, तेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है। तब उनकी बहू मुंह बनाती हुई बोली, जैसे पता नहीं उन्हें कहाँ जाना है। अरे, पूरे दिन घर में ही रहेंगे, इन्हें कौन सा कहीं जाना है। तब गुस्से में विमला जी ने कहा कि अगर मेरा बेटा ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन अगर तेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो आफत नहीं आ जाएगी, और अगर एक दिन मेरा बेटा ऑफिस नहीं जाएगा तो उसकी नौकरी नहीं छूट जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी मेरे पति को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी क्या तू लेगी या तेरा पति लेगा। बहू की बोलती बंद हो गई और विमला देवी अपने पति के लिए कॉफी बनाकर उनके पास पहुंची। शशिकांत जी को बहुत कमजोरी थी। अपने पति को इतना कमजोर हुआ देखा तो विमला जी बोली, आखिर आपको ऐसा भी क्या हो गया मेरे जाने के बाद जो आप इतने कमजोर हो गए? मेरी याद में खाना पीना छोड़ दिया था क्या? हंसती हुई विमला जी बोली। तो शशिकांत जी ने कहा, अरे नहीं भाग्यवान, जो मिल गया सो खा लिया, और फिर मुझे तो तुम्हारे साथ अभी और जीना है। इतना कहकर शशिकांत जी मुस्कुराने लगे। तो विमला जी बोली, बस बस, अब आप आराम कीजिए। और हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कमरे में आराम क्यों नहीं कर रहे? तब बहू की सारी बात उन्होंने बता दी कि बहू की बहन आई हुई है, इसीलिए बहू ने कहा कि मैं बालकनी में लेट जाऊं।
तो मैं यहीं बालकनी में सोने लगा। तब विमला देवी बोली, लेकिन अब तो बहू की बहन जा चुकी है ना। तब शशिकांत जी ने कहा कि वह अभी कंप्यूटर सीखने गई है, दोपहर तक वापस आ जाएगी। यह सुनकर कि वह कंप्यूटर सीखने गई है, वे बोली, लेकिन यहाँ क्यों सीख रही है? शशिकांत जी बोले, इस बारे में मुझे क्या पता, यह तो बहू को पता होगा या उसकी बहन को पता होगा, मैं क्या कह सकता हूँ। विमला जी ने बहू को कहा कि तुम्हारी चचेरी बहन यहीं रहेगी क्या? उनकी छोटी बहू से वे बोली, कंप्यूटर सेंटर दूर तो नहीं है, मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता है। तुम्हारा घर भी तो इसी शहर में है ना? अब इतनी दूर से क्या वह रोज खुद आना जाना नहीं कर सकती? इतनी सी चीज के लिए यहाँ रहने का क्या मतलब है? तब बहू बोली, इसका मतलब अब मैं अपनी बहन को अपने घर रख भी नहीं सकती क्या? तब विमला जी बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, रखना है तो शौक से रखो, लेकिन वह हमारे कमरे में क्यों है? तब उनकी बहू बोली, आप दोनों कहीं भी रुक जाइए, इतना बड़ा घर है, क्या आपको वही कमरा चाहिए? जब तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? विमला देवी ने कहा कि तुम ही बता दो, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं। तो बहू बोली, जो आपको ठीक लगे वहां रख लीजिए अपना सामान, लेकिन मेरी बहन यहीं रहेगी बस। और फिर मैंने आपको रहने के लिए कहा था कुछ दिन, अब आप अपने बड़े बेटे बहू के पास रह लीजिए। तो उनकी बड़ी बहू बोली, जब तक आप लोग कमा रहे थे तब तक तो आप लोग उनके वहां रह रहे थे, अब यहाँ जगह नहीं है, एक कमरे में हम दोनों रहते हैं और दूसरे कमरे में तो हमारे बच्चे रहते हैं, आप दोनों कहाँ रहेंगे? इतना बड़ा घर तो है नहीं और ना ही इतनी जगह है, दो ही तो कमरे हैं और दो कमरों में से एक में हम और एक में हमारे बच्चे रहते हैं, आप लोग कहाँ रहेंगे? बालकनी में तो बड़े नहीं रह सकते थे और ना ही छत पर जा सकते थे। एक दिन तो उन्होंने जैसे तैसे काट लिया, पूरे दिन दोनों पति पत्नी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन आखिर कोई इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? अपनी सास के साथ दोनों ने ऐसा बर्ताव किया। अब उन्होंने सोचा कि वे शाम को अपने छोटे बेटे से बात करेंगे। शाम को जब उनका बेटा आया तो उससे बात करने का सोचा, इससे पहले कि विमला देवी और उनके पति उससे कुछ बात करते। बेटा खुद ही कहने लगा कि हाँ मम्मी पापा बताइए। शायद बहू ने सब बता दिया था। बेटे के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताई, लेकिन बेटा भी बोला इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा कि पापा, इसने जो भी कहा यह सब गलत तो नहीं है। जब पैसे कमाने की बारी थी तो आप लोग वहां चले गए और अब आपको हमारी याद आई है। खैर, अब हम आपके बच्चे हैं, आपको 2 रोटी देने का हमारा फर्ज बनता है। आप दोनों टाइम का खाना यहाँ खा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए हम आपको कहाँ जगह दें? उसे इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी साली को बुलाकर बैठा है। उसकी तो साली है, चाहे तो उसे घर भेज सकता है, लेकिन हमारे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं ना, अब उन्हें तो एक कमरा चाहिए ही। बेटे की यह बात सुनकर विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा और बोली, बच्चे तो हमारे भी थे और एक समय पर एक छोटी सी कुठरिया में 5-6 जन पड़े रहते थे, लेकिन अब सबको अपने अपने कमरे चाहिए। आज बेटों का यह रूप देखकर शशिकांत जी भी कहने को मजबूर थे, लेकिन जब उनकी पत्नी ने अपने बेटों को बातें सुनाई तो वे चुप रहे। उन्होंने दिमाग से काम लिया और अपने बच्चों से केवल एक अंतिम बार पूछा कि तुम दोनों हमें यहाँ रहने के लिए कमरा दे रहे हो या नहीं। दोनों बेटे नानुकुर करने लगे कि हमारे पास जगह नहीं है, बस 2 ही तो कमरे हैं हमारे, आपको जगह कहाँ से दें? बेटों का अंतिम जवाब सुनकर शशिकांत जी ने कुछ फैसला किया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाकर अपनी सिलाई सेंटर पर काम करो, मैं शाम तक वापस लौटूंगा और तुम परेशान मत हो, मैं इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढकर ही वापस आऊंगा। विमला देवी ने उनके साथ चलने को कहा तो वह विमला देवी को साथ लेकर वकील के पास निकल पड़े। उन्होंने वकील से बातचीत की और वकील को साथ लेकर घर आ गए। उन्होंने दोनों बेटों से कहा
कि तुम दोनों अभी के अभी एक एक कमरा खाली कर दो। दोनों बेटे मना करने लगे तो पीछे से वकील आगे आया और बोला कि अगर तुम दोनों ने यह कमरा खाली नहीं किया तो हो सकता है कि तुम दोनों को यह घर खाली करना पड़ जाए। यह सुनते ही बेटे आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या, ऐसा क्यों, यह वकील साहब क्या बात कर रहे हैं। तब बेटों ने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वकील ने एक पर्चा उनके हाथ में थमा दिया जिसमें शशिकांत जी ने एक एप्लीकेशन लिख रखी थी पुलिस के लिए कि हमारे बेटे और बहू हमें हमारे ही घर में रहने की जगह नहीं दे रहे हैं। बेटा उस पर्चे को देखकर हंसने लगा और बोला, पापा पहली बात तो आपकी यह एप्लीकेशन कोई लेगा ही नहीं, अकल से तो काम लिया होता। अगर आप पुलिस वालों को यह एप्लीकेशन देंगे तो वह आपसे सबसे पहले यही कहेंगे कि जो घर आपका है ही नहीं वहां रहने के लिए आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता पापा। जब बेटे ने यह कहा तो शशिकांत जी और उनकी पत्नी हंसने लगे और बोले, इसमें तो अभी बहुत कुछ हो सकता है बेटा, अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। यह कहते हुए घर के कागजात की कॉपी उन्होंने बेटों के आगे बढ़ा दी और बोले, बेटा मैंने घर के लिए 60 से 70% पैसा खुद ही जमा कर लिया था। 30-40% पैसा मैंने तुमसे लिया था। और जब तुम बार बार घर अपने नाम करवाने का कह रहे थे ना, मैं तभी समझ गया था कि बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए मैंने घर तुम्हारे नाम नहीं किया बल्कि अपनी पत्नी के नाम कराया था और अब यही इस घर की मालकिन है। यह सुनते ही बेटे और बहू चकरा गए। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को फोन करके नीचे बुलाया। वे दोनों भी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और मुंह फाड़कर अपने माँ बाप की तरफ देखने लगे। तब विमला देवी बोली कि या तो तुम दोनों शराफत से एक एक कमरा खाली कर दो और एक ही फ्लोर पर रहो, क्योंकि हम तुम दोनों को 2 फ्लोर नहीं दे सकते। एक फ्लोर हमें हमारे लिए भी तो चाहिए। अब से तुम दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहोगे। अब तुम दोनों कैसे एडजस्ट करना है यह तुम देखो, वरना हम यही एप्लीकेशन लेकर पुलिस के पास जाएंगे और फिर जो रहने के लिए अभी हमने तुम्हें ऊपर वाला फ्लोर दे रखा है ना, तुम्हारे पास वह भी नहीं बचेगा। और फिर इन सब मामलों में पुलिस वाले औलाद के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। तुम्हारे ऊपर डंडा टूटेगा 100 अलग। झटपट फैसला ले लो, वरना तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। यह सुनकर बेटे और बहू के पैरों तले तो जमीन निकल गई। अचानक से वह माँ बाप जिन्हें वे अपने कदमों तले दबाकर रखना चाहते थे, वह पूरी तरह से आजाद हो गए। अब चुपचाप दोनों बेटों ने अपने माँ बाप की बात मान ली और नीचे वाला पूरा फ्लोर खाली कर दिया। शशिकांत जी और उनकी पत्नी ने नीचे एक कमरे में खुद रहना शुरू कर दिया और एक कमरे को किराए पर उठा दिया। जब तक विमला जी से संभव हुआ उन्होंने सिलाई सेंटर पर सिलाई का काम संभाला और उसके बाद किराए के पैसों से अपना खर्चा चलाया। लेकिन अब विमला देवी से खाने पीने का काम भी नहीं होता था, क्योंकि दोनों की उम्र पूरी तरह से ढल चुकी थी। कमरा किराए पर देकर उन्हें पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन खाना पीना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। लेकिन इन सालों में उन्होंने बहुत पैसा जोड़ लिया था। अब एक दिन अपने बेटों के सामने विमला देवी बोली, आपने जो मुझे सोने की अंगूठी बनवा कर दी है उसे मैं किसको देकर जाऊंगी। हंसते हुए शशिकांत जी ने कहा कि जो अंत तक तुम्हारी सेवा करे उसे ही अपनी सारी दौलत देना, वरना किसी अनाथ आश्रम को यह घर दान कर देंगे। उन्होंने ऐसा कहा था और बेटों ने सुन लिया। यह सुनकर उनके हाथ पैर फूल गए। वे दोनों नीचे अपने माँ बाप के कदमों में आकर गिर पड़े और माफी मांगने लगे और बोले कि हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शशिकांत जी और उनकी पत्नी तो समझ रहे थे कि यह यहाँ पर क्यों आए हैं। यह उन्हीं का प्लान था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि यदि कोई किराएदार भी उनकी सेवा करेगा
तो वह उसे ही सब कुछ देकर जाएंगे। और अगर बेटे बहू उनकी सेवा करते हैं तो उनके जाने के बाद सब कुछ उन्हीं का होगा। बेटे बहू को यह बात समझ आ गई और अब दिन रात अपने माँ बाप की सेवा करने लगे। जब तक उनकी मृत्यु न हुई तब तक दोनों बेटों ने, दोनों बहुओं ने अपने सास ससुर को हाथों ही हाथों में रखा। समय से खाना बना कर दिया, कपड़े धो कर दिए, सब काम वही करके दिया करते। केवल पैसे के लालच में और अपनी सूझबूझ से शशिकांत जी और विमला जी ने अपना बुढ़ापा बेहतर बनाकर बुढ़ापे में अच्छा जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।